गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर सेकंड में फर्स्ट यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद्युत चुंबकीय विकिरणें क्या होती हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणें ऐसी विकिरणें जिनकी तरंगें उस क्षेत्र में विचरण करती हैं जिनमें स्थिर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत स्थिति में हो, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स किरणें, गामा किरणें आदि। पदार्थ के अणु एवं विद्युत चुंबकीय विकिरणों की अंतःक्रिया से विद्युत चुंबकीय विकिरणों का विभाजन होता है, जिसके रिकॉर्डिंग से एक चित्र प्राप्त होता है जिसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये स्पेक्ट्रा दो प्रकार के होते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा एवं अवशोषण स्पेक्ट्रा। फर्स्ट अपन बात करते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा। देखें, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है। उच्च ऊर्जा वाले पदार्थ के अणु या परमाणु इस अतिरिक्त ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। इसलिए इस स्पेक्ट्रा का नाम क्या है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। यह विकिरण डिटेक्टर से होते हुए रिकॉर्डर में जाते हैं और हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रा है जिसमें पदार्थ के अणु या परमाणु इनको अतिरिक्त ऊर्जा दी जाती है और इस अतिरिक्त ऊर्जा का ये उत्सर्जन किसके रूप में करते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में। इसलिए जो स्पेक्ट्रा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। अवशोषण स्पेक्ट्रा। अवशोषण स्पेक्ट्रा में किसी पदार्थ में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों को गुजारा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ऊर्जा नहीं दी जाती, विद्युत चुंबकीय विकिरणों को गुजारा जाता है। इनमें से कई विकिरण पदार्थ के अणु या परमाणुओं द्वारा क्या हो जाते हैं? अवशोषित। इसलिए जो स्पेक्ट्रा होता है उसको बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रा। केवल कुछ ही विकिरण पदार्थ में से निकलते हैं जिन्हें डिटेक्टर के द्वारा रिकॉर्ड में भेजा जाता है और इनका कौन सा स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है? अवशोषण स्पेक्ट्रा। ये पदार्थ के अणु या परमाणु, इनको अपन ने कौन सी विकिरणें दी हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरणें। इन पदार्थ के अणु या परमाणुओं के द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्या होगा? अवशोषण। अवशोषण के बाद केवल कुछ विद्युत चुंबकीय विकिरणें बाहर निकलती हैं जिनको कहाँ भेजा जाएगा? डिटेक्टर में। और डिटेक्टर से कहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगी? रिकॉर्डर में। और जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे? अवशोषण स्पेक्ट्रा। यौगिक के स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके उनकी संरचना की जानकारी प्राप्त करने को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और अपना टॉपिक यही है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? तो यौगिक के स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके उनकी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। और चूंकि अभी अपन ने देखा स्पेक्ट्रा कितने प्रकार के होते हैं? दो, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा और अवशोषण स्पेक्ट्रा। तो यदि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके पदार्थ की संरचना ज्ञात की जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यदि अवशोषण स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके पदार्थ या यौगिक की संरचना ज्ञात की जाती है तो उसको बोलेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी। कार्बनिक रसायन में अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का अत्यधिक महत्व है क्योंकि अधिकांश कार्बनिक यौगिक अवशोषण स्पेक्ट्रा देते हैं और ये कार्बनिक अणु एक ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा का अवशोषण करते हैं और उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। अतः यदि किसी कार्बनिक यौगिक को विद्युत चुंबकीय विकिरणों के पथ में रखा जाए तो यौगिक के अणु विकिरणों में से केवल उन फोटोनों का अवशोषण करेंगे जिनकी ऊर्जा का मान उन अणुओं की निम्नतम ऊर्जा स्तर एवं उत्तेजित ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर है। अतः डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1 बराबर h न्यू। और h प्लांक कांस्टेंट होता है, न्यू आवृत्ति, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? C/λ। फोटोनों के अवशोषण के बाद शेष निकले हुए पारगमित विकिरणों के विभाजित होने से कौन से स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं? अवशोषण स्पेक्ट्रा। अब देखें, वह उपकरण जिसके द्वारा
वह उपकरण जिसके द्वारा यौगिक का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। स्पेक्ट्रोमीटर में जिस भी पदार्थ का अपन को संरचना ज्ञात करनी है उसका द्रव्य अवस्था अथवा विलयन अवस्था में लेते हैं और सैंपल ट्यूब में भर देते हैं। फिर प्रकाश स्रोत से निश्चित तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को इस विलयन में से गुजारते हैं। माना उस प्रकाश स्रोत या उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अभी कितनी है? I0। अब जब आप पदार्थ में से गुजारेंगे तो पदार्थ उसमें से कुछ निश्चित तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का क्या कर लेता है? अवशोषण। और अवशोषण करने के बाद जो पारगमित विकिरणें हैं, तरंग दैर्घ्य वाला जो प्रकाश है उसकी तीव्रता कितनी है? I। उसके बाद ये कहाँ पे जाता है? मोनोक्रोमेटर। और मोनोक्रोमेटर इसको कहाँ पे भेज देता है? डिटेक्टर में। और डिटेक्टर उसको कहाँ भेजता है? रिकॉर्डर में। अतः ध्यान रखेंगे पदार्थ के अवशोषणांक अब्जॉर्बेंस अथवा एब्जॉर्बिटी जिसको अपन डिनोट करते हैं log E का उस प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के विरुद्ध एक आरेख के रूप में चित्र प्राप्त होता है और यही पदार्थ का क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। तो ध्यान रखेंगे पदार्थ के अवशोषणांक और उसकी तरंग दैर्घ्य के विरुद्ध एक प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य उसके विरुद्ध एक आरेख के रूप में चित्र प्राप्त होगा और वही पदार्थ का क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम। अब ये अवशोषणांक क्या होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे आगे। ये देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिफरेंट टाइप की जो भी होती हैं वो मैंने आप लोगों के सामने दिखा रखी हैं। एनर्जी का ऑर्डर दिखा रखा है, फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर है और वेवलेंथ ऑर्डर है। और एनर्जी को मेजर करते हैं किलो कैलोरी में, फ्रिक्वेंसी है हर्ट्ज में और वेवलेंथ है नैनोमीटर में, सेंटीमीटर में और मीटर में। और ये वेवलेंथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दिखा रखी हैं गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन, माइक्रोवेव रीजन एंड रेडियो रीजन। अब पदार्थ के आणविक संरचना के आधार पर पदार्थ के अणु प्रकाश के भिन्न भिन्न क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके भिन्न भिन्न प्रकार से उत्तेजित होते हैं और हमें भिन्न भिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। और जितने प्रकार के स्पेक्ट्रा प्राप्त होंगे उतने ही प्रकार की क्या हो जाएगी? स्पेक्ट्रोस्कोपी। वापस वही मैंने कॉस्मिक एंड गामा रेज स्पेक्ट्रम के प्रकार दिखा रखे हैं। एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, यूवी एंड विजिबल रीजन की अगर विकिरणों का अवशोषण होगा तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। इसी तरह से यदि इंफ्रारेड रीजन की अवरक्त क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण होगा तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। इसी तरह यदि रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली विकिरणों का अवशोषण होगा तो NMR स्पेक्ट्रा होगा। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस तरंग संख्या का घटता हुआ क्रम है, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है, क्योंकि अपन को पता है तरंग संख्या तरंग दैर्घ्य का उल्टा होती है। और ऊर्जा का घटता हुआ क्रम है, आवृत्ति का घटता हुआ क्रम है। ये ऑर्डर आप लोग ध्यान में रखेंगे। विभिन्न यौगिकों के द्वारा मुख्य रूप से 3 प्रकार के अवशोषण स्पेक्ट्रा होते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। यूवी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। और यूवी एंड IR के बारे में अपन ने अध्ययन करा था पिछली क्लास में। अब अपन अध्ययन करेंगे NMR के बारे में। सबसे पहले देखें यूवी। जब पदार्थ के अणुओं के द्वारा प्रकाश के दृश्य एवं पैराबैंगनी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण होता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम 200 से 800 नैनोमीटर तक के तरंग दैर्घ्य क्षेत्र में लैम्डा मैक्सिमम प्रदर्शित करता है। अतः इस क्षेत्र से प्रकाश के अवशोषण के द्वारा अणुओं के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च स्तर में जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें। जब अणुओं के द्वारा प्रकाश के अवरक्त क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण होता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम 2.5 से 15 माइक्रोमीटर और 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने के होता है? 10⁻³ नैनोमीटर के तरंग दैर्घ्य क्षेत्र में लैम्डा मैक्स प्रदर्शित करते हैं। इस ऊर्जा वाले विकिरण के अवशोषण से अणु में विभिन्न प्रकार के कंपन होते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी।
और थर्ड है NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। जब अणुओं के द्वारा कम ऊर्जा वाले रेडियो आवृत्ति वाले क्षेत्र से विकिरण का अवशोषण होता है तो NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। इनमें से अवशोषित तरंगों की तरंग दैर्घ्य 1 से 5 नैनोमीटर तक की होती है और अणु में विद्यमान विभिन्न प्रकार के प्रोटॉन विभिन्न तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का अवशोषण करते हैं और क्या दिखाते हैं, पीक्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में ही मैंने विजिबल रीजन जो होता है अपना, जिसको अपन आँखों से देख सकते हैं, विबग्योर 7 रंगों में विभाजित। जब किसी भी श्वेत प्रकाश को अपन प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, वो ही मैंने विबग्योर यहाँ पे दिखा रखा है। और इसमें से सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य है रेड की और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी है, वायलेट की। तो ये आप ध्यान रखेंगे, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। एनर्जी ऑफ EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी देखें और वो दी जाती है E बराबर h न्यू, और यहाँ पे E एनर्जी ऑफ रेडिएशंस है, h क्या है, प्लांक स्थिरांक, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी को देखो अपन क्या लिख सकते हैं, न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा, जहाँ C क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। तो E बराबर h न्यू बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, hc अपॉन लैम्डा। तो इसीलिए जो विकिरण की एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी और उसके तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करती है। अब देखें वेरियस टर्म्स। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अभी अपन बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की। 1 सेकंड में जितनी वेव्स किसी बिंदु से गुजरती हैं वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। इसको मेजर किस में करते हैं, हर्ट्ज में या साइकिल पर सेकंड में। वेवलेंथ देखें, किन्हीं भी 2 क्रमागत शृंग अथवा गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तरंग दैर्घ्य डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से। मेजरमेंट करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में, ETC। एम्पलीट्यूड आयाम देखें, आयाम होता है किसी भी तरंग का माध्य बिंदु से अधिकतम जो दूरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आयाम। ये देखें मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दिखा रखी है, इसमें किन्हीं भी 2 क्रमागत शृंग अथवा ग्रत्तों के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। और मध्य बिंदु से तरंग की अधिकतम जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, उसका आयाम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस से दिखा रखे हैं मैंने, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इंस्ट्रूमेंटेशन देखें क्या क्या काम में आता है, कोई भी प्रकाश स्रोत होना चाहिए, फिर अपन उसको वो जब उसमें से अपन लाइट को भेजेंगे तो वो मोनोक्रोमेटर में जाती है, मोनोक्रोमेटर से लाइट गुजरने के बाद कहाँ पे जाती है, सैंपल ट्यूब से, सैंपल ट्यूब के बाद डिटेक्टर से, डिटेक्टर कहाँ भेजता है, एम्पलीफायर में, और एम्पलीफायर से कहाँ पे जाती है, रिकॉर्डर में। थैंक यू।